सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम के सभी सुनने वाली सखियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। हाँ। और देखो ऐसा है कि लगभग एक हफ्ता हो रहा है, ओणम शुरू हो चुका है, हमारे सभी साथी लगे हुए हैं तैयारी में। और बल्कि आज तो ऐसा दिन है कि खूब खरीदारी हो रही है जमकर, है ना। हाँ। कल बड़ा खास दिन है, इस त्योहार का जो पूरा एक दिन चलता है। हाँ। कई दिनों का ये त्योहार है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज उन्होंने, जैसे कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं, कथा सुधा का दिन है। हाँ हाँ, आज कथा सुधा का दिन है, तो कथा सुधा भी सुनेंगे और इसका तो बहुत इंतजार रहता है बुआ जी। और साथ ही साथ सौंदर्य की जहाँ तक बात है, तो आज गुड़हल के फूल से किस तरह से सौंदर्य निखारा जाए उसकी भी बात करेंगे। ये तो भी हमारे अपने सौंदर्य की बात, लेकिन जो हम आभूषण पहनते हैं, जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उसमें बड़ी अहम भूमिका है कृत्रिम आभूषणों की भी। तो उनका रखरखाव कैसे किया जाए, इसके बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो जाहिर है कि वो हमारे लिए एक धरोहर के तौर पर रहेंगे और समय समय पर हम उनका प्रयोग तो करते ही हैं। जी 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 बिल्कुल जी। तो और एक बात और है कि कथा सुधा में जो भाई आज हम क्या सुनवाने जा रहे हैं, ये तो बता दिया जाए। जी, कथा सुधा में आज बुआ जी, कथा सुधा में हम बात करेंगे यानी कि प्रेमचंद की कहानी दो बहनें, ये सुनवाने जा रहे हैं। और इसकी पहली कड़ी है, हमारे साथियों ने पिछली बार जो हमने सुनवाया था कथा सुधा में, जो कहानी का पाठ किया था, वो बहुत पसंद आया था हमारे साथियों को, और वो थी 6 आने का टिकट। लेकिन आज हम लेकर आ रहे हैं दो बहनें। लेकिन ओणम त्योहार की जब बात आती है तो क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए, फिर आगे चलते हैं, है ना। मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह।
चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह कर। बुआ जी, हाँ, क्या बताओ हाँ नहीं खरीदारी हो गई? नहीं, ओणम की खरीदारी जो है वो तो पूरे पहले से ही बहुत सारी तैयारियां। और देखिए केरल एक इस तरह का जो प्रांत है ना, कहते हैं ना कि केरल में जो है ना हरियाली वगैरह बहुत ज़्यादा है बुआ जी, तो मौसम भी कुछ ऐसा ही है। और ओणम की जहाँ तक बात है तो 10 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। और सिंघम या सिंहम मास में भगवान वामन की जयंती राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। और वामन मंदिर भी एक यहाँ पर है जिसमें ये उत्सव मनाया जाता है। और एकमात्र वामन मंदिर से ये उत्सव मतलब इस खास जगह पर शुरू होता है। देखो हमारे बहुत सारे साथियों ने भी तरह तरह से अपनी जानकारी दी है और हमारी बात में भी इजाफा किया है। तो जो केरल है वहाँ पर ये पूरी तरह से शुरू हो चुका है ओणम। और जो मंदिर हैं वो उनकी भी जो प्रतिष्ठा वगैरह है वो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। जो ये प्रतिमाएं हैं जैसे राजा बलि की हैं और भगवान वामन की हैं, तो प्रत्येक घर आंगन में तो जो तैयारियां होती हैं वो रंगोली बनाई जाती है। और भाई देखो रंगोली जो होती है वो तो हम सब बनाते हैं, लेकिन खास तौर से केरल की अगर हम बात करें इस त्योहार की, जैसे हम जानकारी की बात कर रहे थे वो तो हम पहले बता दें। एक साथी ने लिखा है 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। चिंगम का महीना साल का पहला माह माना जाता है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। ये पर्व सभी ने बताया और तुम भी जैसे बता ही रही हो अभी ना संगीता बिटिया की भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। लेकिन जो हम रंगोली की बात कर रहे थे उसकी अगर बात करें तो ये जो फूलों की रंगोली होती है और जो खास तौर से गोलाकार उसमें बनती है उसका अपना अलग महत्व है। जी जी, तो एक एक दिन कहते हैं ना बुआ जी कि बढ़ता चला जाता है, वो एक घेरा जो रहता है वो फूलों का वो बढ़ता चला जाता है। तो बड़ा ही सजावट भरा सा सब होता है। और प्रारंभिक स्वरूप में अगर देखा जाए तो छोटा होता है, लेकिन उसके बाद जिस जिस हिसाब से ये घेरे बढ़ते चले जाते हैं तो थिरुवोणम और पुक्कलम और इस तरह से वृहत आकार लेता चला जाता है। भाई देखो घेरे तब बढ़ते हैं जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है वैसे घेरे बढ़ाते जाते हैं और इस तरह से पता चलता है कि अब कौन सा दिन है। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने साझा की है कि मेरी भतीजी के घर में मनाया जाता है। हाँ। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं कि क्या होता है, बस ये पता है कि फूल से रंगोली बनाई जाती है घर के बाहर और ऐसा कुछ बनता है जिसमें सब्जियां बहुत सारी डाली जाती है, उसमें काटने में बहुत समय लगता है। एक बार ओणम का खाना खाया भी है हमने, क्या कहते हैं इसकी जानकारी नहीं है। तो भाई ऐसा है कि ये संगीता बिटिया ऐसा नहीं लगता कि ये जो 30 त्योहार आते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं बस खुशियां बांटने के लिए और तरह तरह की चीजें खाने के लिए आते हैं ना। हाँ, हाँ। और घर सजा लो, बाहर सजा लो और खुद नए नए कपड़े पहन लो। हाँ, तो फिर तो पूरा मन एकदम उल्लास से भर जाता है, खुश हो जाता है। और जो मेले होते हैं ना बुआ जी, उसमें जो नौका दौड़ होती है वो बड़ी खास होती है। तो अरे एक वो बड़ा तो मतलब जो खुद करते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं उनके लिए तो रोमांचकारी होती है। हाँ। लेकिन देखने में भी बड़ा रोमांच होता है। हाँ, और फसल वगैरह भी जो कटती है तो किसानों के लिए जो खेतों में जो उत्सव होता है वो भी एक बहुत ही अलग तरीके का उल्लास पैदा करता है। तो राजा बलि और ऐसा है ना कि कृषि प्रधान हमारा देश है तो जाहिर है कि हाँ बुआ जी, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जो खेती वगैरह होती है उसमें इस समय जो होता है वहाँ चावल की कटाई वगैरह होती है। तो जो अनाज आते हैं, चावल हुए या जो भी अनाज हुए तो वो आते हैं, तो वो सारे अनाज वगैरह भी जो होते हैं वो ओणम में भगवान को चढ़ाए जाते हैं, चाहे राजा बलि को चढ़ाए जाए। तो देखो राजा बलि को प्रतीक के रूप में चढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यही होता है कि जो भी हम चीजें जिन चीजों का सेवन करें वो सभी को मिल बांट कर
कर उसका, तभी हम उसका मतलब कहना चाहिए कि आनंद ले, और उसको पूरी तरह से भरपूर तभी आनंद मिलेगा जबकि समाज का हर वर्ग उसमें जुड़ा रहेगा। तो कुछ ऐसा ही हमारे सब त्योहारों में होता है साथियों, आप सब जानते ही हैं। लेकिन ये भी जानते हैं ना कि हम गीत सुनवाएंगे कि आगे की बात करेंगे? गीत सुनवा देते हैं। चलो सुनवा देते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। बुआ जी, ओणम की कहानी भी है।
अच्छा, हाँ, ये भी सुनानी है, सुना दो। राजा बलि और वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे उनके के राजा बलि अपने दादा भक्त प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के अनन्य साधक थे और राज्य में जो प्रजा थी उससे बड़ा प्रेम किया करते थे। दया, परोपकार और प्रेम का अथाह सागर उनके दिल में उमड़ता था। यशस्वी भी थे, पराक्रमी भी थे। न्यायप्रिय होने की वजह से उनका साम्राज्य धरती से लेकर स्वर्ग तक फैला था। और ऐसा कहते हैं कि भगवान ने फिर जन्म लिया, वामन अवतार लिया और चिंगम मास के ही महीने में भगवान विष्णु 5वें अवतार वामन के रूप में धरती लोक पे प्रकट हुए। और एक बार सम्राट बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें वामन भगवान पहुंचे और उन्होंने 3 पग भूमि मांग ली और फिर भगवान वामन जो थे अपने विशाल रूप में प्रकटे और एक पग में एक धरती, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। इस तरह से जाहिर है कि तीसरे पग में जब वो सब कुछ दे देते तो बचता क्या। राजा ने फिर अपने सर को वामन देवता के पैरों तले रख दिया और इस तरह से वो पाताल लोक चले गए। तो कुछ इस तरीके की कहानियां इसीलिए हमारी सभी जो त्यौहार हैं उसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो होता है ना संगीता बिटिया, कि त्यौहार में हम मिलते हैं, जुलते हैं और इन सारी कथाओं को प्रतीक के तौर पर फिर से सुनते हैं, आगे की पीढ़ी को देते हैं, है ना। और जाहिर है कि फिर इससे पता चलता है कि हमारी परंपराएं क्या हैं। जो खान पान की परंपरा होती है वो आगे जाती है, जो भी पूजा पाठ होते हैं या जो पहनावा ओढ़ावा है, या जैसे अभी तुमने रंगोली की बात कही कि वो एक एक वर्तुल जो है उसका बढ़ता जाता है, एक एक घेरा बढ़ता जाता है और उसको बनाना भी एक कला है अपने आप में और वो आगे की पीढ़ी ऐसे ही सीखती जाती है। जी जी। और जो इसके साथ जो मेले वगैरह लगते हैं, जो कलाएं होती हैं, वो भी बुआ जी इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती हैं। तो इसमें कुछ ये नहीं होता है कि भाई किसी वर्ग विशेष की बात है, बल्कि सभी लोग अपने अपने तरीके से, जितना भी जिसके पास है, जो सामर्थ्य भी है, अपने अपने हिसाब से सभी खुशियां जो हैं वो भरपूर मना लेते हैं। हाँ। तो ये मौका होता है सजने संवरने का भी। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आभूषण की बात करोगे? हाँ जी बिल्कुल। जो आभूषण है वो तो साज सज्जा के लिए बड़े खास होते हैं। तो ये तो हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक गीत सुन ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तड़पा
जुदा जुदा है मगर साज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। क्या हुआ? हाँ, दो दिल धड़क रहे हैं मगर आवाज एक है। हाँ, तो सब लोग यही कह रहे हैं हमारे साथी कि केवल संगीता बिटिया की आवाज बहुत अच्छी जा रही है। तो ऐसा हो रहा है कि दो दिल यहाँ भी धड़क रहे हैं लेकिन आवाज एक की ही जा रही है। तो श्रोताओं बताइए कि आपको कितनी आवाज अब मिल रही है? हाँ, है ना? तो बताएंगे बिल्कुल। लेकिन ढेर सारे इन्होंने आभूषण भेज दिए हैं। अब बताओ क्या किया जाए इनका? हाँ, तो बुआ जी इतने सारे आभूषण जो है तो उनको तो ठीक से रखना पड़ेगा जी। फिर। हाँ, और इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो कृत्रिम आभूषण हैं, तो इनके टूटने का अच्छा, कृत्रिम है इसलिए रखना पड़ेगा। और सोने का होता तो क्या करते हैं हम? ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब इनके टूटने का ज्यादा डर होता है ना बुआ जी, पॉलिश वगैरह खराब होने का ज्यादा डर होता है। तो इनकी भाई लेकिन साज संभार जो है वो अलग तरीके की होती है और सोने आदि के जो होते हैं उनके अलग तरीके की होती है। संभालना तो सभी चीजों का को पड़ता है। अब वो फूल के भी गहने हो तो उन्हें भी उतनी ही साज संभाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन कृत्रिम आभूषण हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? थोड़े सस्ते रहते हैं, ज्यादा विविधता रहती है, हर रंग के हम ले सकते हैं, है ना? और भाई खरीदते वक्त थोड़ी उनकी गुणवत्ता जो है उसका अगर ख्याल रखें तो उनकी जो चमक आदि बनी रहेगी और थोड़ा सा ध्यान रखें रखने का उसमें। हाँ, और जब ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे तो बुआ जी पैसे भी बच जाएंगे थोड़ा सा। बस ये कहें कि पैसे वसूल हो जाएंगे। हाँ, जी। तो जब इन्हें पहनते हैं तो फिर बॉक्स में रखने से पहले थोड़ा सा साफ सुथरा कर लें क्योंकि पसीने वगैरह की जो है वो पसीना वगैरह लग जाता है। तो हाँ, तो देखो भाई पसीने आदि के लिए ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा कहते हैं दुकानदार लोग भी और देखा भी गया है कि बहुत अगर पसीना लग गया हो तो एक बार आप पानी से उसको धोकर रख दीजिए और लटका, गले का अगर हार है, कान का है कुछ, तो आप उसे लटका दीजिए और फिर उसका जब सूख जाए तब उसको ठीक से रख लीजिए। यानी कि पसीना जो लगा है वो अलग तरीके का एक रसायन है, उसका हटना बहुत जरूरी है ना? जी। तो वो रसायन तो ठंडे पानी से भी अगर धोया जाए बुआ जी तो चल सकता है। खैर गुनगुने पानी से भी साफ करने का जो विधान है कई जगह बताया जाता है कि अगर थोड़ा सा गुनगुने पानी से साफ कर लें, सुखा लें, मतलब अच्छी तरह से हवा में पहले सुखा लें, फिर उसके बाद एक और है कि मतलब कोई अगर लिक्विड सोप है यानी कि हल्का, तो उससे भी साफ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो टूथब्रश इस्तेमाल करना है या कुछ भी, तो वो बहुत ही मुलायम सा होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें कुछ अगर नग वगैरह हैं या कुछ मोती वगैरह लगे हैं तो वो निकल सकते हैं। तो निकल सकते हैं। अगर कहीं मोती है तो उसकी जो पॉलिश ऊपर की होती है वो हट सकती है। तो ब्रश का ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि इसको ब्रश से नहीं साफ करना है तो वो नहीं आता है स्पंज जैसे छोटा सा, तो उससे भी आप उसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं, उससे भी घिसकर। तो ये आपको देखना होगा कि आपका आभूषण किस तरह का है। तो फिर उसके बाद उसे पोंछ कर सुखा लें। अच्छा, समय समय पर जो उसकी साफ सफाई है वो भी करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि भाई अब कहीं जाना नहीं है तो वो पड़े हुए हैं वैसे ही, तो उनको बीच बीच में देखते रहें और समय समय पर उसको साफ करते रहें, अलग अलग रखें और अलग अलग रखें, ये बहुत जरूरी है। जी। तो अलग अलग रखने के लिए एक बात और भी होती है कि अगर जैसे आपका जो डिब्बा है जिसमें आप रख रहे हैं थोड़ा ऊंचा है, तो उसमें जैसे आपने एक गले का हार रख दिया, कान का उसका सेट का रख दिया, तो उसके ऊपर एक रुई की आप परत बिछा दीजिए, उसके ऊपर दूसरा रख दीजिए, या चाहे टिश्यू पेपर या मुलायम कोई कपड़ा घर में है आपके पुराना, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और फिर उसका ऐसे ही एक परत दर परत कई तह में रख सकते हैं। हाँ, यानी कि अगर गहरा डिब्बा है तो उसमें 2 3 4 आराम से आ सकते हैं। और नहीं तो फिर अलग अलग जो पाउच आते हैं या थैलियां बना लें आप कपड़े की, उसमें सब अलग अलग डालकर अलग अलग रख दीजिए। मलमल के कपड़ों में भी रख सकते हैं, रुई में भी, अगर रुई की लंबी परत है तो उसमें भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो उसकी चमक है वो बरकरार रहती है। अलग से अगर रखा, जैसे रात को अगर पहनना है, मतलब पहन करके कई बार ऐसा होता है कि भाई पहने सो जाना नहीं, ऐसा भी है? नहीं, तो रात में पहन करके उसको बिल्कुल नहीं सोना है, नहीं तो फिर आड़े तिरछे हो जाएंगे, टूट भी जाएंगे। तो उसमें उसको उसी तरह से सावधानी से फिर रखना है। मतलब जितनी सहूलियत से उसको इस्तेमाल करना है उतनी ही सहूलियत से फिर उसको रख भी देना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गले का हार पहनना है, अगर आपको केश विन्यास आपका ऐसा है कि आपने कोई बड़ा जूड़ा बनाया है तो पहले गले का पहन लीजिए, फिर उसको बनाएं आप अपने बाल आदि को। इसी तरह से आपको देखना है कहीं बारिश में अगर आप जा रहे हैं तो आप कैसे आभूषण पहने, इन सब चीजों को देखना होगा। इसके साथ साथ डिओडर जैसे इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए, या कोई इत्र भी, तो वो कहीं से भी आपके इन गहनों पर नहीं लगना चाहिए,
हाँ, क्योंकि उससे फिर वही होता है कि जो केमिकल होते हैं उनके तो वो उतने तो वैसे होते नहीं, तो उनके रंग वगैरह चमक वगैरह तुरंत चली जाती है। और जो कुछ कुंदन के होते हैं, जो कुछ पत्थरों के होते हैं जैसे पुष्कराज वगैरह, सफेद सफायर वगैरह, तो इन रत्नों की भी देखभाल बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से जो गर्मी के मौसम में ज्यादातर ये फीके पड़ जाते हैं, तो मौसम का भी जो ख्याल है वो साथ साथ इन आभूषणों के साथ रखने की जरूरत होती है। तो देखो भाई, इस चक्कर में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लाख की होती है चूड़ियां, अगर आपने उसको पहना है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे रखा है हमने, तो अक्सर हम लोग चूड़ियां जो है वो हैंगर में डाल देते हैं ना, एक तरफ से हैंगर खोला और उसको चूड़ियां डाल दी। तो अगर आप लटक रही हैं चूड़ियां, तो लाख वाली जो चूड़ियां हैं वो लंबी हो जाएंगी, यानी कि अंडाकार हो जाएंगी, गोल नहीं रह जाएंगी। हाँ, क्योंकि बिल्कुल जी जी, गर्मी से वो पिघल जाते हैं लाख। तो ऐसे ही अगर आप कुछ ऐसे आभूषण पहनकर खाना आदि पका रहे हैं, मान लीजिए ऐसी जगह आप गए हैं, अब जैसे ओणम ही है भाई, तो आपने सोचा चलो भाई खीर आदि या कुछ भी बनाना है, ये जो इन्होंने सब्जी का जिक्र किया, एक सब्जी डाल के उसमें पकाते हैं, तो बहुत देर तक चलाना होगा, और आपने कंगन आदि ऐसा पहना है, अंगूठी पहनी है लाख की, तो वो गल सकती है और बिगड़ सकती है। जी जी बिल्कुल। तो टर्निश पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बुआ जी, किस चीज के लिए? इन्हीं गहनों को रखने के लिए। अच्छा। या फिर जो सूती कपड़े होते हैं उनमें लपेट कर रख दें, या फिर जैसा आपने बताया कि जो टिश्यू पेपर होते हैं उसमें भी, और कुंदन वाली और मोतियों वाली जो ज्वेलरीज होती हैं उन्हें मुलायम कपड़े में या फिर कॉटन के कपड़े में लपेट करके किसी भी, यानी कि सफेद कपड़े में भी रखें या फिर रंग बिरंगा कोई पुराना कॉटन का कपड़ा है तो उसमें रख सकते हैं। तो भाई इस बात का जरूर ख्याल रखें, जैसे ऑक्सीडाइज सिल्वर आता है, ऑक्सीडाइज गोल्ड भी आता है, उसमें अगर नग आदि नहीं लगे हैं तो उनको कई को आप एक साथ रख सकते हैं, लेकिन नग वाले जो आभूषण जो भी हैं आपके, उनको बिल्कुल अलग अलग रखिए। और इसके साथ साथ थोड़ा डिब्बे का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, उनकी जो आकार है वो बना रहता है। और वहीं जैसे कि और भी होते हैं तरह तरह के, तो उसमें यही करना चाहिए कि जो एक तरीके के उनको एक साथ रखें, जो एक और अलग तरीके के उनको सब एक साथ रखें। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समय समय पर उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। भाई आपकी शोभा बढ़ाते हैं तो आप भी उनकी शोभा का ख्याल रखिए। माला जैसे है तो उसको आप ऐसे लंबा लंबा करके रखेंगे तो अच्छा है। अगर हमने उसको लटका दिया किसी हैंगर पे या खूंटी पर तो कमजोर भी पड़ जाते हैं उनके धागे आदि, तो उनको ऐसे बिछा कर रखना चाहिए। जी जी। और अगर कोई भी उसमें से खराब हो रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये खराब हो रहे हैं या इसमें जंग जैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर उसको वहां से हटा दें। हाँ, जंग वाली बात तुमने अच्छी कही। हमें लगा खराब, तो हमने कहा उसको देख के बागी भी बिगड़ जाएंगे, टूटने लगेंगे, कहेंगे अच्छा ये टूट रहा है तो लाओ हम भी टूट जाते हैं, ऐसा? हाँ, नहीं तो जी, उसके अगर रंग वगैरह उतरते हैं तो फिर उससे दूसरे वाले आभूषण जो होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। या एक बात और है कि रखने की तो बात हो गई, लेकिन जब आप पहनने लगते हैं तब जरूर ख्याल रखें कि ऐसा तो नहीं कि आपने पहना और 2 मिनट बाद ही उसमें जो लोहे का तारी लगा था वो जंग लग चुका था और आप पहन के गए गले का या कान का तो वो टूट गया, तो 10 मिनट बाद ही टूटेगा, तो वो हो सकता है कहीं रास्ते में गिर जाए। तो ये सब चीजों की मजबूती जो है कृत्रिम आभूषणों की खास तौर से देखनी पड़ती है, क्योंकि वो उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने कि सोने चांदी के होते हैं, है ना? तो जैसे मान लीजिए उसका जो जोड़ है तार से बना है और वो तार कमजोर पड़ गया, जैसे तुमने अभी जंग की बात कही, या मूर्छा जो लग जाता है, रस्ट लगता है, तो उससे वो टूट सकता है। या धागे का अगर माला है या कहीं जोड़ है उसमें, तो वो भी टूट रहा होगा, हो सकता है समय के हिसाब से वो कमजोर पड़ चुका होगा। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। जी जी। लेकिन रक्षाबंधन आ रहा है तो हमें लगता है कि सोने के गहने निकाल लीजिए, वही पहनिए। हम एक अंतराल ले लेते हैं। जी।
सुबह कथा सुधा में दो बहनें हाजिर हैं आज। तो दो बहनें जो ये कहानी है इसका पठन हम सुनते हैं। और देखो ऐसा है ना कि ये हम लोगों का प्रयास है कि पुरानी जो कहानियां हैं वो बड़े अच्छे ढंग से आपके साथ हम प्रस्तुत करें, साझा करें, हम भी सुने, आप भी फिर से इसको सुने, तो आपको भी उतना ही इंतजार रहता है। तो आज हम लेकर हाजिर हैं दो बहनों की कहानी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है। धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं। यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए। यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज इस कहानी की पहली कड़ी। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहाँ छुपा रखा था। नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम, मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा। फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये कशिश और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है।
उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद्दो खाल बेऐब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए। अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया। कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगे, शौहर की घुड़कियां खाएंगे, रोएंगे, रूठेंगे, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूँ ये बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़्फ़ो रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, हाँ, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब बीए में होगा? हाँ? नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से।
₹500 रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन, ऊंचे ओहदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना। वो तो है भाई। ₹350 बेदाग घर दे देते हैं और उसमें ₹100 मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते। रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा, जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? हा? राम दुलारी बहन की खिफ़्फ़त का मजा उठाते हुए बोली, बहन, तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं। अच्छा, मगर एजेंटी करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या ज़हन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है। वो तो है भाई। एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की तालीक कल्ब भी करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो ज़बान न निकले। शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है। सही कहती हो। रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ। इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरी, और ये बदतमीज तनपरवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी। शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए। उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे होंगे। हाँ, 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं। हाँ, ऐसे ही कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा। बहन, व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला। तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की। हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है? अरे, इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं, मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं,
वो ज़मीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना ज़मीर और अखलाक को भला कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा। क्या कह रही थी संगीता? बताओ। कथा सुधा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कहानी वाकई बहुत रोचक है और आगे बहुत अलग अलग मोड़ हैं इसमें। और कहाँ जाती है ये तो कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कला की जादूगरी है जो उन्होंने इसका अंत किया है। पहले तो बड़ी सामयिक है, किस जमाने में उन्होंने लिखा है, लेकिन लगता है जैसे आज की ये कहानी है। आगे ही हमारे साथी और इससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन अभी हम इत्तेफाक रखते हैं कि अगर गीत कई दिन
अब तो बुआ जी चलना है बिल्कुल फूलों की तरफ। चलो। तो गुड़हल का फूल जो होता है वो सौंदर्य निखारने के लिए बड़ा ही अच्छा होता तो है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि बाल बहुत अच्छा करता है, बाल में लगाते हैं। चेहरे की बात कर रही हो तुम? हाँ, अच्छा। बालों के लिए तो अच्छा ही है बुआ जी, साथ ही साथ चेहरे की त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल ग्लो देता है, और विटामिन सी गुड़हल के फूल में बहुत पाया जाता है। तो तुम ढेर सारे लंबे उसमें खूब सारे वो सब बता दोगे वैज्ञानिक नाम, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है फिर पता लगा घड़ी कहेगी बस हो गया टाटा बाय बाय। नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक नाम कोई नहीं है बुआ जी। गुड़हल की पत्ती का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाना है, थोड़ी सी दही मिलाना है, और इससे भी पैक बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। बालों में अगर लगाना है तो थोड़े से बेसन के साथ, दही के साथ भी मिलाकर लगा सकते तो हैं। लेकिन चेहरे वाली बात जो तुमने बताई उसको फिर से एक बार बता दो। गुड़हल का पाउडर पत्तियों का जो होता है, हाँ वो। अच्छा। और आधा चम्मच उसमें चावल का आटा मिला दें, और अपनी त्वचा के हिसाब से अगर चाहें तो आधा चम्मच शहद भी मिला दें, थोड़ी सी दही उसमें मिला दें, और उसके बाद इसका एक पैक बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है। 15-20 मिनट लगा करके और फिर गुनगुने पानी से धो दें या फिर ठंडे पानी से। चेहरा धोइएगा, ऐसा नहीं कि आपने लगा तो लिया चेहरे पर और धो लिया हाथ, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये कि गुड़हल के फूल का आपको पाउडर बनाना है, यानी गुड़हल के फूल की पंखुड़ियां जो है उन्हें सुखा लीजिए, उसको पीस लीजिए, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि फेशियल के लिए सबसे पहले गुड़हल के फूल को साफ पानी में रात भर भिगो दें, सुबह इसके पानी और फूल को अलग कर दें, इस पानी में विटामिन ई की कैप्सूल डालें और एक स्प्रे बॉटल में भर लें। ये एक क्लींजिंग का काम करता है। गुड़हल के फूलों का पेस्ट बना लें, इसमें एलोवेरा जेल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर चेहरे पर हल्के से मसाज करें, स्क्रब का भी काम करेगा, और फिर चेहरे को धो लें। मास्क के लिए लिख रहे हैं कि गुड़हल के फूलों के पेस्ट में बेसन, दही और एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। स्किन हाइड्रेट रहती है और ग्लो भी आता है। ये जो इन्होंने स्प्रे की बात कही है ये तो आप रख लीजिए, गर्मी के दिनों में और थोड़ी थोड़ी देर पर अपने चेहरे पर स्प्रे कर लें तो बहुत फ्रेश हो जाएगा चेहरा, तरोताजा हो जाएगा। जी जी। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फेशियल करने के लिए सबसे पहले गुड़हल के फूल को जो है वो उसे कैप्सूलों की भी कुछ बात इन्होंने करी है, विटामिन ई की। हाँ, लेकिन भाई जो तुम तैयारी करके लाई हो वो बता दो। जैसे कि इसमें जैसे बताया था ना तुमने कि गुड़हल की पत्तियां और पंखुड़ियां पीस लें, इसमें दही मिलाकर इसका बालों में लगाकर मतलब हेयर मास्क बना सकते हैं। पत्तियों और पंखुड़ियों को पीस कर इसमें एलोवेरा जेल, हमारे साथी भी लिख रहे हैं और हम लोग भी बता रहे हैं, एलोवेरा जेल हर तरह से अच्छा ही होता है। इसी तरह से मेथी के दाने को पानी में भिगो कर रात भर रख दीजिए, सुबह पीस लीजिए, इसमें गुड़हल की पत्तियां और पंखुड़ियां सब मिला दें और फिर इसे लगाएंगे तो जो बाल में रूसी आती है ना उसमें भी आराम मिलेगा। यानी कि पंखुड़ियां ही नहीं बुआ जी, बल्कि इसकी पत्ती भी बहुत फायदेमंद है। तो इसे भी वैसे सुखाकर भी रखा जा सकता है, पाउडर बना करके भी रखा जा सकता है, और जब मर्जी हो तो ऐसे आप फेस मास्क बना लें, पेस्ट बनाकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नारियल के तेल में भी गुड़हल के पत्तियों का जो मतलब फूल की जो पत्तियां हैं उनके पाउडर को मिला करके लगाया जा सकता है। और हाँ, बालों की बात अगर करें तो बालों में किसी भी जो आप तेल आप बालों में लगाते हैं उस तेल में इसको उबाल लें और आप रख लें तो बराबर इसका सेवन कर सकते हैं, पत्तियों का भी, और चाहे तो जबा कुसुम का फूल जो होता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं।